नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। 15 को सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है। समारोह के लिए विशिष्ट जनों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। अल्बर्ट हॉल के बाहर शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रदेश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे और केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी समारोह के लिए निमंत्रण भेजे गए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष सजावट भी की जाएगी। तो 15 को सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसको लेकर के अब तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इसमें शामिल होने वाले हैं। तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में भाजपा पूरी तरीके से जुट चुकी है। समारोह के लिए विशिष्ट जनों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और तैयारियां जोरों शोरों से, देखिए दो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। उसमें विशेष लाइटनिंग की जा रही है। प्रदेश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे और शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष सजावट की जाएगी। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी। राजस्थान के नए मुखिया की ताजपोशी 15 दिसंबर को होने जा रही है और इस ताजपोशी के समारोह को भव्य बनाने की तैयारियों में बीजेपी जो है वो जुट चुकी है। अल्बर्ट हॉल पर ही ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा, जिसमें सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी शपथ लेंगी। लेकिन शपथ समारोह की खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज जो है वो शामिल होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे राज्यों के कई बीजेपी के तमाम राजस्थान के बड़े नेता, दूसरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग जो हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी ने जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 15 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे जो है वो समारोह होगा, जिसमें जो है वो तीनों ही सीएम, डिप्टी सीएम जो है वो शपथ लेंगे। शपथ में कह सकते हैं कि जिस प्रकार का निमंत्रण जो है वो भिजवा दिए गए, लाखों कार्यकर्ताओं को निमंत्रण जो है वो भिजवाया जा रहा पार्टी के द्वारा। पार्टी के लिए इस लिहाज से तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। अल्बर्ट हॉल के बिल्कुल सामने जो है वो मंच बनाया जा रहा है और उसके बिल्कुल सामने आम लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण होगा। 14 और 15 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल बंद रहेगा। पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल में प्रवेश बंद रहेगा। शपथ ग्रहण के लिए तैयार अब विशाल मंच किया जाएगा। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। पर्यटन पुरातत्व विभाग को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी। अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल में प्रवेश बंद रहेगा। तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है और शपथ ग्रहण के लिए विशाल मंच तैयार किया जाएगा। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा बेहद खास मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे भव्य बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। राजस्थान के भावी सीएम भजनलाल शर्मा बेहद खास मौके पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसे भव्य बनाने की तैयारी जोरों से चल रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। जन्मदिन पर मिलेगा बड़ा गिफ्ट। जन्मदिन के मौके पर सीएम की ताजपोशी। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। 15 दिसंबर वो तारीख है जो भावी सीएम भजनलाल के जीवन को खास बनाएगी, क्योंकि इस दिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जयपुर में जोर शोर से चल रही हैं। परिवार में जश्न का माहौल है, हर कोई खुश है। 15 दिसंबर सुबह 11:15 पर अल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मनोनीत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे।
जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। नए युग का सूत्रपात हो चुका है। 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, भव्य कार्यक्रम होगा। जनता पूरे राजस्थान के आवाम को हम उसके लिए आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल, रामनिवास पार्क। सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी 15 दिसंबर को होगी। ये दिन उनके लिए बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन उनका जन्मदिन भी है। 15 दिसंबर 1968 को भरतपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। संघ के करीबी और सांगानेर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। प्रदेश के भावी सीएम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो रही है। प्रदेश भर से सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता उस बड़े समारोह में शिरकत करेंगे। रामनिवास बाग, वहां शपथ ग्रहण भव्य समारोह होगा। उसमें हम सभी लोगों को आग्रह कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को और प्रदेश की जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, सभी उस भव्य समारोह में सभी भाग लेंगे। भजनलाल शर्मा को उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, जो उनके लिए बेहद खास होगा। ऐसे में सूबे की कमान संभालने के बाद उन्हें जनता को विकास का रिटर्न गिफ्ट देना भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजस्थान में बीजेपी जीत भी गई, सीएम भी बन गया, 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल भी बन जाएगा। लेकिन चुनौती इससे आगे की है। अब बीजेपी को भी उन समस्याओं से 2-2-4 होना पड़ेगा जिनको चुनाव में बीजेपी ने जमकर भुनाया था। कई बड़ी चुनौतियां भी नई सरकार के सामने होंगी। साथ ही नया एजेंडा भी क्या होगा, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, भविष्य की तैयारी है। लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के सामने कई चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती राज्य को चलाने की है, तो वहीं दूसरी चुनौती राज्य को बेहतर बनाने की भी होगी। दिया कुमारी ने महिला की सुरक्षा को अपनी प्रथम जिम्मेदारी माना है। दिया कुमारी का कहना है कि नई सरकार में महिला सुरक्षा के साथ ही राज्य में अपराध को खत्म करना भी जरूरी है। साथ ही प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम किए जाएंगे। महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जहां भी ऐसी घटना हुई है, हमारी टीम पहुंची है और अब बिल्कुल प्राथमिकता ये रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र में भी ये स्पष्ट है कि महिला अपराध बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो भी कुछ प्लानिंग से हमको काम करने हैं वो पूरे स्टेट में होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो इसलिए आई है कि इन्होंने 5 साल में ऐसा इस राजस्थान को पीछे कर दिया और जो महिला उत्पीड़न है, दलित अत्याचार है, ये हिंदुस्तान में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखा होगा, कभी भी जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। इसलिए अब आने वाले भविष्य में मैं इस राजस्थान में दलित अत्याचार पे, महिला उत्पीड़न में और 36 कौमों को साथ लेके हर वर्ग के लिए काम करें। लेकिन नई सरकार को और भी कई समस्याओं से जूझना होगा। जिन मुद्दों को लेकर नई सरकार को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, उनमें कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, डीजल पेट्रोल पर वैट, महिला अपराध पर अंकुश, दलित उत्पीड़न, महंगाई पर लगाम, समयबद्ध सरकारी भर्ती, आरपीएससी में पारदर्शिता, राजस्थान में सक्रिय अपराधी गैंग पर नियंत्रण और किसानों से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। ये सभी वो मुद्दे हैं जिनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाया था। इसके साथ ही 15 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों पर है। कई नेताओं को मंत्री बनने की उम्मीद है, लेकिन खुलकर कोई कुछ भी बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि सभी को पता है कि अंतिम फैसला उनके हाथ में नहीं। हालांकि चुनाव जीतने की खुशी और नए मुख्यमंत्री के साथ काम करने की ललक सभी में दिखाई दे रही है। पार्टी का निर्णय होता है वो हमारे ऊपर स्वरूपी होता है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर राजस्थान में जनता की अपेक्षा अनुसार विकास कार्यों में खरे उतरेंगे और जनमानस ये मानेगा कि जनता का राज आया है। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है उसको निभाएंगे
ये हमारा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, परंतु जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वो धन्यवाद। निर्णय पार्टी करती है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को और दोनों उप मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर साहब को बधाई दूंगा कि ये ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। संभव है कि एक संगठन में काम करते हुए एक कार्यकर्ता को ये मौका मिला है, तो निश्चित तौर से पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत अच्छा संदेश गया। वहीं बीजेपी के हिंदुत्व के मजबूत चेहरे और हॉट सीट पोखरण में भगवा लहराने वाले महंत प्रतापपुरी की मंत्री बनने की चर्चा भर से ही आंखों में चमक है। प्रतापपुरी ने भरोसा तो हाईकमान पर जताया है, लेकिन उनके सामने पोखरण क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं, जिसके समाधान की बात ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं। साथ ही जैसलमेर से विधायक बने छोटू सिंह ने भी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की बात कही है। हम तो हमारे कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैं तो पोखरण की जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि हमें वहां उन्होंने जिताया और हम एक छोटी सी घटक के रूप में काम करने का जो हमारे को मौका मिला पोखरण के लिए और क्षेत्र के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे आम किसान को बिजली मिले, बिजली मिलनी चाहिए ताकि आम किसान की अपनी जो ख्वाहिश कृषि की है वो पूरी हो सके। विशेषकर अभी बहुत बड़ी समस्या है। मेरे समय में 132 के GSS मैंने हर जगह बनवाए थे, काफ़ी काम हुआ ही है, लेकिन वर्तमान है वापिस बहुत सारे कृषि कनेक्शन हो गए हैं। मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा मेरी सरकार के अंदर इलेक्ट्रिकल हो जाए तो आम जनता 120 के 220 के हो जाए, जिससे कि एक तो कृषि सुधरेगी, कृषि के साथ में पेयजल सुधर जाएगा। हर गांव में ट्यूबवेल हो गए हैं, समझे हो गए हैं, तो मैं देखता हूँ वो कर दूं तो वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल की चर्चा तो जोरों पर है ही, लेकिन बीजेपी के सामने मुद्दे भी हैं जिन्हें सुलझाना बड़ी चुनौती है। नए मंत्रियों का नाम तो 15 दिसंबर के बाद सामने आ जाएगा, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती पूरे 5 साल रहेगी। इन 5 सालों में देखना होगा कि कैसे राजस्थान की सरकार उन मुद्दों का समाधान कर पाती है जिनको राज्य की मुख्य समस्या बताकर चुनाव लड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में सीएम के बाद अब मंत्रियों के नाम की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं जैसलमेर से तीसरी बार विधायक बने छोटू सिंह भाटी को भी इस दौड़ में बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आसिफ खान ने छोटू सिंह भाटी से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ जैसलमेर से विधायक छोटू सिंह जी मौजूद हैं और ये तीसरी बार जैसलमेर से विधायक चुनकर आए हैं। छोटू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू जी। छोटू सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर इसी को लेकर चर्चा थी कि राजस्थान में सीएम कौन बनेगा। लगातार चर्चाओं का दौर जारी रहा। क्या आपने सोचा था कि राजस्थान को भजन लाल जी मिलेंगे? देखो साहब, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वो देखती है हमारा हर कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेवारी पे आए और ये कार्यकर्ताओं के अंदर मैसेज गया है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई एक नीचे से नीचे का आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जब आप विधानसभा में जाएंगे तो जैसलमेर से जुड़े कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको आप विधानसभा में उठाएंगे? विकास के वो कौन से मुद्दे होंगे? एक सबसे बड़ा मुद्दा जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क का भी है, उन गांवों तक भी विकास नहीं पहुंचा, तो उन लोगों की बड़ी उम्मीदें होंगी आपसे। देखो, वर्तमान में जो जैसलमेर में समस्या है वो हमारा इलेक्ट्रिकल का हब है जैसलमेर। वहाँ इतनी बिजली पैदा होती है तो हम पूरे प्रदेश में पहुँचा रहे हैं, लेकिन हम वंचित हैं। इस चीज़ को लेकर विशेष हमारा अभियान है कि अभी हमारा जो जैसलमेर है ना, आज से 30 साल पहले था वो नहीं है। आज धरातल पे हमारी ट्यूबवेल हो गए हैं, नहर आ गई है, पानी है, सिंचाई अच्छी होती है, अच्छा जीरा का उत्पादन होता है। मतलब ये बहुत बड़ा काम है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे आम किसान को बिजली मिले, बिजली मिलनी चाहिए ताकि आम किसान की अपनी जो ख्वाहिश कृषि की है वो पूरी हो सके। छोटू सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या इस मंत्रिमंडल में आप भी अपनी प्रोफाइल को कहीं ना कहीं देखते हैं? देखो, अभी मैं एमएलए हूँ, मेरे को जैसलमेर की जनता का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरे को एमएलए बनाया। मैं एमएलए बन के एक जन सेवा में रहूँगा। जनता जनार्दन है, उन्होंने एमएलए बना के भेजा है। अब ये पार्टी का फैसला है, जो भी पार्टी दायित्व देगी उसको निर्वहन करूँगा।
ये थे हमारे साथ छोटू सिंह भाटी, जैसलमेर से तीसरी बार ये विधायक बने हैं। इनका कहना है कि पार्टी अगर इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी देती है तो ये जैसलमेर के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर विकास को आगे लेकर जाएंगे। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर में आदर्श पुलिस बैरक का उद्घाटन हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने इसका शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान राम स्नेही संत रामप्रसाद महाराज अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पुलिस लाइन सभागार में 100 बेड की क्षमता वाले बैरक का निर्माण में समाजसेवी निर्मल गहलोत और तरुण गहलोत ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है। 100 बेड की क्षमता वाले अत्याधुनिक सुविधाओं के बैरक से सिपाहियों को सुविधा मिलेगी। वैदिक मंत्रोच्चार कर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में बैरक को पुलिस विभाग को सुपुर्द किया गया। आज 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक दिन है कि राजस्थान के जोधपुर शहर में कसूरी नगरी सेवा नगरी के लिए जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे भामाशाह काम करते हैं। मैं उनसे लगातार प्रेरित होता रहता हूँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे सेवा के कार्य होते हैं, लेकिन पुलिस के क्षेत्र में इस प्रकार का ये सेवा का काम, जिसमें हमारे सिपाही भाइयों के उत्तम आवास की व्यवस्था और 100 बेड की पलंग और उसमें सर्व सुविधा युक्त। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हर बेड के नीचे ड्रॉवर है, अलग से उनकी लैंप की व्यवस्था है, पंखा अलग से है, सब कुछ व्यवस्था के साथ में, और एयर कोल्ड पूरी बैरक, एक नई बैरक जो है वो तैयार कराई गई। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं उनको कुछ तो आराम की आवश्यकता होती है। 24 घंटे गर्मी हो सर्दी हो वो हमारी सेवा करते रहते हैं, लेकिन कुछ आराम की आवश्यकता होती है। निर्मल बहनों से क्या, ये तो सामाजिक कार्य करते ही रहते हैं, सबको कुछ करते ही रहते हैं, मन में सचमुच वो निर्मल है। अब अगली खबर सबसे हटकर सबसे अलग है। कोटा की एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ एक व्यक्ति ने खुद की चिता को अग्नि दी है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। एक चिता, एक व्यक्ति और मुखाग्नि देते लोग, सीधी सी तस्वीर है। आपको लग रहा होगा कि किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन अब हम आपसे कहें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ एक जिंदा शख्स ने ही अपना अंतिम संस्कार किया है। जिंदा शख्स ने अपनी खुद की चिता को मुखाग्नि दी है। इस अद्भुत शख्स का नाम कर्मयोगी रावण सरकार राजाराम जैन है। 12 दिसंबर 2012 को इसकी शादी हुई थी। शादी के दौरान भी मंच पर चिता बनाई गई थी और 12 दिसंबर 2023 को इसने खुद का ही अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि राजाराम कर्मयोगी ने इस मौके पर 2 पुतलों की एक अर्थी बनवाई, साथ ही अपने मित्रों और परिजनों को अंतिम यात्रा की गाड़ी में बिठाया और अपनी खुद की अंतिम यात्रा लेकर निकल पड़े। राजाराम ने कोटा शहर से अपनी अंतिम यात्रा निकाली और किशोरपुरा मुक्ति धाम पर पहुंचकर 12 मन लकड़ी की चिता बनवाई। साथ ही 12 पंडितों से मंत्र उच्चारण करवाया और कर्मयोगी दंपति ने अपनी चिता सजाकर अपने हाथों से दहन किया, यानी अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया की गई। वर्ष 2012, 12वां साल, 12वां महीना, 12 तारीख, 12 बजे 12 द्वारी पर 12 संकल्प के साथ 12 क्विंटल लकड़ी की चिता बना करके हमने वरमाला की थी। ये 12वां वर्ष आज से प्रारंभ हुआ है 12 बजे से, और हमने ये निर्णय लिया है कि विगत समय में, आने वाले समय में कभी भी हमारी भी मृत्यु अवस्था भी निश्चित है, और ऐसे में हमें जब देहदान की घोषणा हमारी की हुई है तो हमें पंचतत्वों में विलीन नहीं किया जाएगा। हमारे परिजनों की और हमारी स्वयं की आत्मसंतुष्टि के लिए हमने अपनी सामाजिक परिपाटी को बनाए रखते हुए हिंदू संस्कृति के अनुसार पंचतत्वों में विलीन करने के लिए आज हमने अपने स्वयं के हाथों से अपनी अर्थी बनाई है। इतना ही नहीं, कर्मयोगी ने अंतिम संस्कार के बाद 12 दिवस तक होने वाले सभी संस्कार अपने हाथों से किए जाने का निर्णय लिया है। इस कर्मयोगी की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। कर्मयोगी अब तक हजारों लावारिसों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं, साथ ही खुद भी अंगदान का संकल्प लिया हुआ है। निकट भविष्य में जब कभी भी हमारी मृत्यु हो, तब परिजन हमारी इच्छा के अनुरूप हमारी देह को मेडिकल को सौंप करके और देहदान की प्रक्रिया को पूरी करें। हमारा ये संकल्प आज इस उद्देश्य को लेकर के भी विशेष महत्व रखता है
कि मृत्यु उपरांत शरीर को न जलाएं, देह दान करें, देश के काम आए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में रिसर्च की जाती है मानव शरीर को लेकर के, और काफी तादाद में आज मेडिकल छात्रों की इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन देह उपलब्ध नहीं हो पाती है। हालांकि कर्मयोगी की तैयारी इससे भी आगे की है। कर्मयोगी का कहना है कि हमें निकट भविष्य में अपनी मृत्यु का आभास हो रहा है। इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को अकेले अपनी इच्छा मृत्यु का भी संकल्प लिया है। साथ ही खुद का अंतिम संस्कार करके एक संदेश भी देने का प्रयास किया है। लोगों से अंगदान की अपील की गई है। अब आप सोचिए और बताएं कि कर्मयोगी ने जो किया वो सही था या नहीं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा, राजस्थान। तो जोधपुर में ओम प्रकाश सोनी नाम के एक सोना कारोबारी को जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप पर मिली धमकी में व्यापारी को जीना है तो 5 लाख रुपए देने की बात कही गई है। जिस व्हाट्सएप नंबर से मैसेज किया गया है उसे कनाडा का बताया जा रहा है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगी हुई है। धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने सदर बाजार थाने में इस बाबत FIR दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस बात की जांच शुरू की है कि वास्तव में धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का है या किसी बदमाश ने लॉरेंस की डीपी लगा करके सॉफ्टवेयर के जरिए कनाडा के नंबर जनरेट कर व्हाट्सएप कॉल किया है। मैसेज आए मेरे पास व्हाट्सएप और उसमें लिखा हुआ है फिरौती की मांग का। बोले आपको जान से मार देंगे, आपका मर्डर कर देंगे, आप हमारे को फिरौती 5 लाख रुपये हमें दे दीजिए, ठीक है। और आप मेरा कॉल उठाइए, रिसीव कीजिए। बार बार व्हाट्सएप कॉलिंग आ रही है और अगला टारगेट आपको अब जयपुर के बाद इस तरीके से धमकियाँ आ रही हैं मेरे पास बहुत 5 लाख रुपये की। और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ये उसकी डीपी लगा के इस तरीके से वो काम हुआ है। बिल्कुल पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है मैंने। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।